हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट दिसंबर 2016 का फर्स्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 14/33, 21/22 और 42/55 का मैस है। मतलब HCF निकालना है। तो हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना होता है। तो क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसका तो HCF निकाल देते हैं और जो डिनोमिनेटर है मतलब कि हर नीचे वाला उसका निकाल देते हैं LCM। ठीक है, ये तो जब HCF निकालते हैं तब करते हैं। अगर हमें LCM निकालना हो तो क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर है उसका तो LCM ही निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका HCF निकाल देंगे। मतलब कि जो ऊपर, अगर LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर क्या क्या है, 14, 21 और 42। तो इनका निकालेंगे HCF क्योंकि हमसे HCF पूछा है। ठीक है, और नीचे वाले का LCM निकाल देंगे। नीचे क्या है, 33, 22 एंड 55। तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 21 को 3 इंटू 7 और 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 6 7 42। तो 7 7 7 7 तीनों में है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 7। और अब बस हम इनका LCM और निकालना है, 33, 22 और 55। 11 से तीनों नंबर डिविजिबल हैं तो पहले 11 से कर देते हैं। 11 3 ज़ा, 11 2 ज़ा, 11 5 ज़ा। उसके बाद 2 से 2 1 ज़ा 2, 5 3 और 5 ऐसे रहेंगे। फिर 3 से 3 1 ज़ा, 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 1 ज़ा। ठीक है, अब सभी 1 1 1 आए तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 11 मल्टीप्लाई बाय 30, 11 3 ज़ा 33 और ये लास्ट में एक जीरो आ जाएगी। तो उनका LCM कितना आ जाएगा, 330। तो पूरे फ्रैक्शन का HCF कितना हो जाएगा, मैसेज 7/330। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 7/330। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 रुपये और 75 पैसों को पैसों में मूल्य है। ठीक है, तो इनकी पैसों में वैल्यू बतानी कितनी है। 57 रुपये हैं तो इनको पहले पैसे में कन्वर्ट कर लें। पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5700 पैसे। और ये ऑलरेडी पैसे में गिवन है 75, तो इनको बस प्लस कर दीजिए 5775। ठीक है, तो पैसे में कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन डी 5775 पैसे। नेक्स्ट संख्या 3⁻99 माइनस 3⁻50 के इकाई अंक का स्थान होगा। ठीक है, तो इसका पहले दोनों का अलग अलग इकाई अंक पता होना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट, और उसके बाद उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3⁻1 करते हैं तो 3 आता है, 3⁻2 करते हैं तो 9 आता है, 3⁻3 करेंगे तो 27। ठीक है, यहाँ तो एक डिजिट थी तो वही यूनिट प्लेस हो जाएगा और 27 में 7 होगा यूनिट प्लेस। 3⁻4 करते हैं तो आता है 81, तो इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 1। 3⁻5 करेंगे तो फिर से आ जाएगा 243, तो मतलब 3, उसके बाद फिर 9 आना शुरू होगा, फिर 7, फिर 1। तो मतलब ये 4 4 के सेट बनने हैं, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पावर को जो है 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 सेट कितने बचेंगे और उसके बाद जो पावर रिमेंड अलग बचेगी उसमें से देख लेंगे, या तो 1 2 3 4 इन्हीं में से कोई सी बचेगी। तो 99 है, पहले इसको कर लेते हैं 4 से डिवाइड। 4 2 ज़ा 8, 1 19, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 3। तो 3 की पावर को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 24 प्लस 3। ठीक है, ये तो 4 4 के 24 सेट बन गए। तो मतलब 24 बार 3 9 7 1 इस तरीके से रिपीट हो चुके होंगे। और जो ये 3 की पावर 3 अलग से बची, ये स्टार्ट होगी दोबारा से, फिर पहले 3 फिर 9 फिर 7। तो इसके यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 7। इसी तरीके से 50, तो 50 को लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, 4 ज़ा 48 प्लस 2। ठीक है, इसमें 12 सेट बन चुके हैं। 12 के बाद अब ये 2 बचे तो 2 रिपीट करेगा, पहले पे 3 दूसरे पर 9। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 9। तो 7 - 9, तो ये नंबर तो बड़ा है। ठीक है, 7 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकता। तो इधर ये अपने पहले वाले जो भी नंबर होगा, डिजिट होगी, उससे क्या ले लेगा, कैरी ले लेगा। तो कितना हो जाएगा, 17 - 9, तो कितना बचेगा, ये 8। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 138 के संपूरक का कोटिपूरक। पहले हम क्या करेंगे, 138 का संपूरक निकालेंगे, फिर उस जो भी एंगल आएगा उसका कोटिपूरक निकालेंगे। संपूरक क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो। ठीक है, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, 180 में से 138 माइनस कर दो, 10 में से 8 2, 7 में से 3 4, 42 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया इसका संपूरक। अब इसका कोटिपूरक निकालना। कोटिपूरक मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इसका सम और इसका जो कोटिपूरक होगा उसका 90 होगा, तो इसी को जो 90 में से माइनस कर दो तो इसका पता चल जाएगा कोटिपूरक क्या है। 9 में से 2 8, 8 में से 4 4, तो 48। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
संकलन चित्र में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है, मतलब ये वाली लाइन इसके समांतर है, पैरेलल है, जो ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, मतलब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो ए एक्स और ए बी का अनुपात, मतलब ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इनको उसको मान लेते हैं 1 रेशो और 1 रेशो। तो इस पूरे का कितना हो जाएगा रेशो, इस पूरे का मतलब ए बी सी का रेशो पूरे का कितना हो जाएगा 1 और 1 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल बी एक्स वाई इजिकल टू, इसका रेशो किसके बराबर है, हाफ ऑफ पूरे ट्राइंगल के, क्योंकि पूरे का 2 है और इसका ऊपर वाले का ये जो ए एक्स बी इसको हाफ हो जाएगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, या ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू 1/2। ठीक है, और हमें यहाँ से ये भी पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप मतलब देखने में एक जैसे हैं, ये बन रहे हैं ना ये। ठीक है, क्योंकि इनकी तीनों साइडों का एरिया का रेशो कितना दिया 1:2। ठीक है, पहले का 1 और इस पूरे का 2, तो इनका रेशो 1:2 है। तो इसकी साइड्स भी होंगी वो भी लगभग मतलब किसी ना किसी फिक्स रेशो में होंगी। तो वो फिक्स रेशो क्या होगा, तो ये हमने पहले भी देखा था, अगर कोई ट्राइंगल दो ट्राइंगल क्या है समरूप हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इजिकल टू ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पहले की क्या है बी एक्स, इसको इरेज करके दें, इस वाले की छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड और बड़े वाले की ये पूरी। ठीक है, इनका रेशो बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सारी कॉरस्पॉन्डिंग बी वाई और बी सी का, बी वाई और बी सी का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स वाई और ए सी का, इन दोनों का एक्स वाई अपॉन ए सी। ठीक है, तो हमें इनका रेशो तो पता है बी एक्स वाई और ए बी सी का, यहाँ से 1:2 या 1/2 कह सकते हैं उसे 1/2। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स और ए बी, तो हम पहली वाली साइड से ही निकालेंगे क्योंकि इसी में इंक्लूड है ये, इजिकल टू इसी को ले लेंगे बस बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी एक्स अपॉन ए बी कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ से देखें तो बी एक्स की वैल्यू मान लीजिए मतलब ये रेशो में है, तो बी एक्स मान लीजिए 1 रेशो में और ए बी मान लीजिए √2। ए बी की वैल्यू √2 है और बी एक्स की 1 है, तो हमें रेशो में निकालने तो मान सकते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो नहीं मान सकते। ठीक है, तो हमें निकालना है ए एक्स ऑन ए बी। तो ए एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ए एक्स इतना नीचे वाला पार्ट है, अगर हम पूरे ए बी में से एक्स बी माइनस कर दें तो सिर्फ इतना बचेगा एक्स ए या ए एक्स। तो ए बी में से माइनस कर देते हैं हम एक्स बी को या बी एक्स, वो तो एक ही बात है, अपॉन नीचे ए बी है। और यहाँ से देखिए बी एक्स का रेशो कितना था √2 और एक्स बी या बी एक्स का 1 और ए बी है √2। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या करेंगे पहले से और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, ये जो नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है इसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज मतलब जैसे √2 है तो ऊपर नीचे भी हम √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 की पहले मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो √2 × √2 2 माइनस फिर √2 की होगी 1 के साथ, तो 1 के साथ तो वही आ जाएगा √2 और नीचे √2 की मल्टीप्लाई होती है तो 2 आ जाता है। तो ए एक्स अपॉन ए बी का जो रेशो कितना है 2 माइनस √2 रेशो 2, और ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ रेशो में वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने बी एक्स को 1 मान लिया था और ए बी को √2। ठीक है, रेशो में तो ऐसे मान सकते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो नहीं मान सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो गया। बस हमने यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगाई थी, एक तो ये जो समरूप सिमिलर ट्राइंगल का जो उसके एरिया में और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रिलेशन होता है, ये एक तो ये लगाया था और बस यही लगाया था, और बाकी तो क्वेश्चन में गिवन ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। ठीक है, 2003 का फर्स्ट डे क्या था, बुधवार, बुधवार मतलब वेडनेसडे। अब 2003 लीप ईयर तो नहीं है, सिंपल ईयर है, नॉर्मल ईयर कह सकते हैं जिसे। ठीक है, तो जो इससे नेक्स्ट ईयर आएगा 2004 उसका फर्स्ट डे क्या होगा, बस हमें उसमें एक डे और प्लस कर देना है, तो हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, लेकिन अब 2004 जो है वो क्या है, लीप ईयर है, तो 2005 का जो फर्स्ट डे आएगा उसमें 1 नहीं 2 प्लस करना है। 2 प्लस करना है मतलब थर्सडे में 1 प्लस करेंगे फ्राइडे और फ्राइडे में 1 प्लस करेंगे सैटरडे। ठीक है, ये आ जाएगा सैटरडे
और 2006 ये 5 क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा या सिंपल ईयर कह सकते हैं, जिसमें 365 डेज होंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, सैटरडे, और उसमें एक दिन और ऐड कर दीजिए, फ्राइडे। ठीक है, ये जब सभी फर्स्ट डे की बात चल रही है। ठीक है, फर्स्ट डे। तो 2006 का जो फर्स्ट डे होगा उससे पहले 2005 का लास्ट डे भी तो होगा, तो फ्राइडे से पहले क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो 2005 का लास्ट डे क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, या आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो नॉर्मली ईयर है, जैसे 2005 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका फर्स्ट डे भी सैटरडे था और लास्ट डे भी सैटरडे आया। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलेगी कि अगर जो नॉर्मल ईयर है जिसमें 365 डेज होती हैं, तो उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे जो होगा वो सेम ही डे होगा, जैसे मंडे मंडे या ट्यूसडे ट्यूसडे, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब, एल्टीट्यूड मतलब हाइट की लंबाई है। ठीक है, लंबाई। तो यहाँ से आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा शीर्षलंब होगा कौन सा। जैसे हमने कोई ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल है, तो एक शीर्षलंब तो हम इस पॉइंट वर्टेक्स से डाल सकते हैं, अब एक इससे डाल सकते हैं और एक थर्ड से। ठीक है, अब समस्या ये है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, हमें कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा होगा कौन सा होगा। तो सपोज कीजिए जैसे एक छोटी साइड है और ये नीचे सबसे बड़ी साइड है, अगर हम यहाँ से डालेंगे तो ये शीर्षलंब छोटा आएगा, लेकिन अगर हम छोटी वाली को नीचे कर देंगे और बड़ी वाली को दोनों को ऊपर, तो ये बड़ा आएगा शीर्षलंब। तो यहाँ से क्या पता चला है कि जो सबसे छोटी साइड है उसको बस बेस बना देना या उस पर परपेंडिकुलर डाल देना। तो सबसे छोटी साइड इसे मान लेते हैं हमारी क्या है, 35। तो 35 को नीचे मान लेंगे, 61 और 54 ये थोड़ा लगभग सेम बराबर से रहेंगे, ए बी सी हमने यहाँ से डाला इस पर परपेंडिकुलर। ये नीचे वाली साइड है 35, इसको 54 मान लीजिए और इसको 61 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी दो पार्ट में डिवाइड, इसको पॉइंट डी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं एक्स। तो ये कितनी बचेगी, 35 माइनस एक्स। और तो हमें इसकी लंबाई बतानी है ए डी की। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, इसमें अब ये दो त्रिभुज बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज बन गए, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। पहले लगाते हैं ट्राइंगल ए डी सी में। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, या हिंदी में कह सकते हैं आधार, डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए डी क्या, परपेंडिकुलर या लंब। तो ए सी कितना है, 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, ए डी हमें निकालना है, तो इसको ए डी ही रहने देते हैं। अब 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 61 को ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 11। ठीक है, ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ 50 से बड़े नंबरों के लिए है। ठीक है, तो 50 प्लस 11 लिख सकते हैं 61 को। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो हमें जो स्क्वायर लिखना है बाद वाली डिजिट का, मतलब ये जो 50 से एक्स्ट्रा, तो 2 डिजिट में लिखना है, 21 लिखेंगे। तो एक जो 1 है ये कैरी चला जाएगा, ये कैरी कहाँ जाएगा, 50 का हाफ कितना होता है, 25, और 25 में 11 और प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस करेंगे 36, और एक ये 1 कैरी भी था तो 1 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3721। इस एक्स स्क्वायर को माइनस में इधर ले आइए और ये कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर उसके बाद ये अब लगाएंगे ट्राइंगल ए बी डी में, पाइथागोरस सेम। तो इसके लिए हाइपोटेनियस ये हो जाएगा 54, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना है, 54 स्क्वायर माइनस इसे इधर ले आइए 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसी मेथड से करेंगे जो 50 से बड़ा नंबर है। 50 प्लस 4, तो 4 का 16, तो 16 में 2 ही डिजिट होती हैं, तो उसको आसानी से लिख सकते हैं 16। और 25 का हाथ, वो सॉरी 50 का हाफ 25, और 25 में बस इसे और ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 29। तो 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2916 माइनस 35 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, होल स्क्वायर सॉरी, और ए डी का स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए, यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, और यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू ये। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू तो कहीं से भी लेंगे सेम ही रहेगी, वो लेंथ है, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ देख सकते हैं ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो लेंथ है परपेंडिकुलर है तो हमेशा सेम ही रहेगी इसकी वैल्यू। तो इधर इक्वेशन 1 से लिख देंगे इसकी वैल्यू, और इधर इक्वेशन 2 से -25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3721 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2916 माइनस
अब इसको होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो पहले क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का है तो माइनस के 2ab। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले 35, और 35 का स्क्वायर तो पता नहीं होता, तो कैसे करेंगे अब ये तरीका उन नंबरों के लिए जिनके लास्ट डिजिट में 5 आता है। ठीक है, 5 आता है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। अब यहाँ 5 तो हो गया, अब ये बचा 3, 3 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 4, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 275 टू जा सॉरी 35 टू जा 70 और x, तो माइनस के 70x। अब इस नंबर को इधर ले आएंगे, 3721 माइनस 2196, इधर ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस में। अब इधर माइनस की बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1225। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 70 जो है प्लस का हो जाएगा 70x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और उसको माइनस कर लीजिए, 3721 से माइनस करना 2916। ये बचेगा 11 में 6 5, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 0, 17 में से 9 8, तो 805 इज इक्वल टू माइनस के ये बचा, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 1225 इज इक्वल टू इधर बस 70x बचा, तो इधर में कितना ऐड कर देंगे 1225, 5 5 10 0 और 2 2 और 1 कैरी 3, 8 2 10 और 1, तो 2030 इज इक्वल टू 70x। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 203 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 बचेगा 6, तो 63, 7 9 जा 63, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। ठीक है, एक्स की वैल्यू 29 आ गई, लेकिन हमें क्या निकालना है ए डी की वैल्यू, और ए डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए चाहे 2 में। तो 1 में कर देते हैं, इसमें आसान आएगा 3721 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो 3721 एक्स की वैल्यू कितनी 29, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 29 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 और 8 26, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 और 8 और 6, 8 14 का 4 हासिल 5 2 7 और 1 8, 840, 3721 माइनस 841 इज इक्वल टू 8d का स्क्वायर। इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं, 3721 माइनस 841, तो 0, 12 में से 8 4 8, यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, और यहाँ 2, तो 2880 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 2880 इज इक्वल टू ए डी, बस इसका स्क्वायर रूट और निकालना है हमें, वो साइड में निकाल लेंगे। इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2880, 2 से 2 4 4 0, 2 से 2 7 2 0, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, और 2 से नहीं होगा 3 से कर लेंगे, 3 से 15 टाइम्स, एक बार और हो जाएगा 3 से 5 टाइम्स, और एक बार 5 से, तो 2 के एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है, और 3 का एक पेयर और एक 5, ठीक है, 5 तो अकेला थे तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। इस पेयर में से एक 2 बाहर, ठीक है, इसमें से भी एक 2 बाहर, तो 2 2 जा 4, और एक इस पेयर में से बाहर 2 जा 8, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 और अंडर रूट में 5 रह जाएगा क्योंकि वो अकेला ही है ए डी। तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 रूट 5 इज इक्वल टू ए डी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 24 रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें पूछा सबसे बड़ा शीर्षलंब, तो सबसे बड़ा शीर्षलंब क्या होगा पहले हमें ये तो पता होना चाहिए। शीर्षलंब मतलब कि किसी भी वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालने हैं तो उसे बोलते हैं शीर्षलंब, शीर्ष से लंब डालना। अब उसने कहा कि सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा जो सबसे छोटी साइड पर डाला जाएगा, ठीक है, या छोटी साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स से डाला जाएगा। तो सबसे छोटी साइड थी 35, तो हमने 35 पर वर्टेक्स डाल दिया ए से, ठीक है। अब ये 54 है, साइड में 61 है, तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमने दोनों तरफ लगा दी पाइथागोरस, दोनों तरफ से ए डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ए डी स्क्वायर की। जो इक्वेशन 1 आई है ये, और सेकंड इक्वेशन ये आई है, ठीक है। अब दोनों से हमने ए डी और ए डी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो हमने दोनों तरफ दोनों इक्वेशन से इक्वेट कर दी यहाँ पर, ठीक है। बस फिर हमने क्या करा, इसे सॉल्व किया, यहाँ से ए डी की यहाँ से निकाली हमने एक्स की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू निकाल के हम किसी चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं चाहे सेकंड में, तो हमने फर्स्ट में पुट कर दी,
फर्स्ट में पुट करने के बाद इसके अंडर रूट में आया 2880, फिर इसके फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर करने के बाद वैल्यू आई एडी की 24√5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 11 और 18 है। दो नंबर मान लेते हैं एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना है 11 और एक्स इंटू वाई कितना है 18। ठीक है, तो उनके व्यतकर्मों का योग, व्यतकर्म मतलब इसके रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/1, तो उनका एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स वाई और ऊपर एक्स प्लस वाई। ठीक है, वाई प्लस एक्स आएगा तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस में। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 11 और एक्स इंटू वाई 18, तो 11/18, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 31x5 9 का अपवर्त है, अपवर्त है मतलब फैक्टर है, तो x एक अंक है तब x का मान। ठीक है, x यहाँ पर एक अंक का कोई डिजिट है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस 9 जो है इस नंबर का फैक्टर है, फैक्टर है तो इस नंबर को डिवाइड करेगा पूरा पूरा एग्जैक्टली, मतलब कि रिमाइंडर 0 आए तो, और उसके लिए डिवाइड करेगा तो उसके लिए हमें ये भी तो पता चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, और सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अगर सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो इस सभी डिजिट का सम निकाल लीजिए, 3 + 1 + x + 5, तो 3 + 1 4, 4 + 5 9 + x। ठीक है, अब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 9 में कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है, तो 9 से कोई बड़ा नंबर होगा, तो 9 से बड़ा नंबर जो कि 9 से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, वो 18 ही होता है। तो 18 मतलब 9 + 9, तो एक 9 तो ऑलरेडी है, तो x की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 9। ठीक है, क्योंकि अगर इससे बड़ा लेंगे 27 लेंगे तो उसमें 9 की वैल्यू x की वैल्यू फिर हमें 18 लेना पड़ेगा, लेकिन x एक डिजिट है। ठीक है, डिजिट मतलब वो सिर्फ सिंगल डिजिट में ही आना है, जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से 9 तक, तो इससे हम बड़ा नहीं ले सकते 9 से बड़ा, मतलब 10 11, क्योंकि वो उसको क्वेश्चन में दिया वो एक डिजिट है। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9, तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न है। तो दो भिन्न मान लेते हैं x/y फ्रैक्शन और a और b। ठीक है, तो उनका गुणनफल कितना दिया है 14/15, इक्वेशन 1, और उनका भागफल तो x/y डिवाइडेड बाय 35/24। ठीक है, तो सॉरी a/b, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 35/24। तो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे करते हैं, जो डिवाइड इसको करते हैं मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं दूसरे फ्रैक्शन का। तो ये हो जाएगा b/a इक्वल टू 35/24, इक्वेशन 2 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। क्या देखते हैं कैसे, x/y इंटू a/b, हम दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई मतलब LHS की LHS में, RHS की RHS में मल्टीप्लाई होगी, इंटू x/y इंटू b/a इज इक्वल टू 14/15 इंटू 35/24। 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 3 2 से 12 ज़ा और 2 से 7 ज़ा। ठीक है, तो और ये a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b, तो यहाँ कितना बचेगा x²/y² इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49 और 3 12 ज़ा 36, तो x/y कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है, अब दूसरी फ्रैक्शन भी तो पता चले तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सी भिन्न बड़ी है। तो ऐसे x/y की वैल्यू मिल गई, अभी से हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे फर्स्ट में ही कर देते हैं, तो x/y इंटू a/b इज इक्वल टू 14/15, तो x/y की वैल्यू कितनी है 7/6 इंटू a/b इज इक्वल टू 14/15, तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 7 2 ज़ा 3 से 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई अब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4/5। ठीक है, अब दो फ्रैक्शन मिल गया हमें 7/6 और 4/5, तो हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो या इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि दो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना होता है। यहाँ इसकी डिनोमिनेटर की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस डिनोमिनेटर की इसके न्यूमिनेटर में, तो 7 5 ज़ा 35 और 6 4 ज़ा 24, तो 35 24 में कौन बड़ा है 35, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 7/6। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लीजिए, 7/6 4/5,
तो यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 30। तो दोनों का एलसीएम 30 करेंगे। तो 30 कैसे करेंगे, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब नीचे 5 की मल्टीप्लाई करनी है तो ऊपर भी तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वही फ्रैक्शन रहेगा, वरना चेंज हो जाएगा। यहाँ 5 है तो इसमें 6 की करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 5 से 35 अपॉन 30, और ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 30। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब 7/6 बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 7/6, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, भिन्न दी हुई इनमें बताना कौन सबसे बड़ी है। 3/2, अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, 4/3 है, तो इसको अगर 3 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1.33, 5/6 है। ठीक है, तो 5/6 ये तो छोटा है, ये तो 1 से भी छोटा, 1 से भी लेस देना आएगा। ठीक है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। 9/7, तो 9/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.29 समथिंग आएगी। ठीक है, तो ये तो 1 से छोटा है, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों तो 1 से बड़े हैं और ये 1 से छोटा है, तो इसको तो छोड़ ही दो। तो 1.5, 1.3 और तो 1.9, तो सबसे बड़ा क्या है 1.5, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है 3/2। 3/2 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो डिवाइड करके था, अगर डिवाइड नहीं करना हो, डायरेक्ट कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। अब इनके जो डिनोमीटर सभी का एलसीएम लीजिए, 2, 3, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 42। चाहे निकाल के देख लीजिए, 2, 3, 6 और 7, 2 1 जा 3 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 7, 3 से 3 1 जा 3 1 जा 7, ऐसे ही 7, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अब इनके सभी भी के एलसीएम को 42 बना लीजिए। 42 मतलब अगर 2 से 42 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे। 3 से 42 बनाना है तो 14 की, 14 3 से 42 होता है, तो ऊपर नीचे दोनों। 6 से बनाना है तो 7 की, और 7 से बनाना है तो 6 की, तो ये तो नीचे 42 आ जाएगा चारों के नीचे, और डिनोमीटर सेम होने के बाद जिसका एचसीएफ बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा। तो 21 3 जा 63, 14 4 जा 56, 15 7 जा 35 और 9 7 जा 9 6 जा 54। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 63। 63 मतलब 3/2 फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाने के लिए भी दे सकता है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की पूरे की पावर -1। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में कोई भी पावर, जैसे a/b कोई फ्रैक्शन है, इसकी पावर नेगेटिव में दी हो, -2 दी है, तो अगर हम सबसे पहले क्या करना है कि हमें पावर को पॉजिटिव करना है। तो फ्रैक्शन की पावर को पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, कुछ नहीं करना, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमीटर बना दीजिए और डिनोमीटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, मतलब कि a को नीचे ले आएंगे और b को ऊपर, तो b/a की पावर +2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1/3 की पावर -1, तो उसको बनवाएंगे तो 3/1 की पावर +1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 4/1 और इस पूरे की पावर -1, तो 3 - 4 की पावर -1, तो 3 - 4 -1 की पावर -1। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर दिया हो, जैसे कि a दिया हुआ है, इसकी पावर नेगेटिव है -1, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमीटर, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमीटर में लेंगे, तो हो जाएगा 1/a। तो ऐसे ही इसी तरीके से करेंगे, इसको क्या करेंगे 1/-1, तो -1 का मतलब माइनस का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं, और माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, -1। नेक्स्ट, दी गए चित्र में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्ग, ये पूरा वर्ग दिया हुआ है, और इसको मान लेते हैं ये 1/1 का है, ये भी 1/1, ये भी 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, इस तरीके से। इसको सपोज कर लीजिए पूरा 3/3 का है, तो एक बॉक्स 1 का हो जाएगा, दूसरा 1 का, तीसरा 1 का, तो छोटे छोटे इस तरीके से 9 बॉक्स हो गए। ठीक है, और ये 9 हो गए, और एक ये पूरा हो गया ABCD 3/3 का। ठीक है, 1/1 और 3/3 का तो हो गया। और 2/2 का चेक कर लेते हैं कितने होंगे, तो 2/2 का कौन कौन से होंगे, एक तो ये हो जाएगा एक, उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा LBI, और ये P है शायद 3, और चौथा ही नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2/2 के कितने होंगे 4, तो 9 और 10 और 4 14, तो टोटल स्क्वायर कितने होंगे वर्ग 14, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ी फिगर है उसमें कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए एक तरीका है, जैसे 3/3 का था। ठीक है, ये उसी के लिए है जो ऑलरेडी स्क्वायर दिया हो उसमें स्क्वायर निकालना हो, तो 3/3 का है, तो बस इसमें 3 से पहले क्या आता है 1 और 2, 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 9, तो कितना हो जाएगा 14। सपोज कीजिए 5/5 का दिया होता तो उसमें कैसे वर्ग निकालते हैं, 5/5 का भी तो एक वर्ग ही होगा,
ये तरीका जब ये लगेगा जब जो फिगर दी हुई है वो भी ऑलरेडी वर्ग ही हो, स्क्वायर दिया हो। ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5/5 का है। इसमें कौन कौन से वो होंगे, 1/1 के भी होंगे, 2/2 के, 3/3 के, 4/4 के, और 5/5 का तो 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सभी को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन है लेखक, महावीराचार्य। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी व रोचक बना देते हैं। ठीक है, तो कौन बना देते हैं, किसका स्टेटमेंट है ये, मेकन तथा रॉबर्ट्स का, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि या आनुवंशिक विधि। ठीक है, तो आपको जिसने बायोलॉजी पढ़ी उसको पता होगा आनुवंशिक विधि किस में होती है, बायोलॉजी में होती है। तो गणित की तो नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हमसे यही पूछा कि कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आनुवंशिक विधि। नेक्स्ट, विभाजनी का उपयोग किया जाता है कोण नाप बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो विभाजनी का क्या मतलब है, उसको विभाजन करना मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना या उसको मापना। तो वो मापने का काम क्या कहता है, रेखाखंड। रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, किसी लाइन को मेजर करने के लिए, उसकी लंबाई मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विभाजनी का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है, तो अंतः वृद्धि या कमी का प्रतिशत। पहले 350 है, उसको 20% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसका 20% कितना होगा, तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 70 में 350 और ऐड कर दीजिए, तो कितना जाएगा 420। अब 420 का 20% कम करना है, तो 1 2 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 82। 420 से 84 माइनस कर दीजिए, 6 11 बचे, यहाँ 1 बचेगा तो कैरी 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ 3 बचेगा, 336। अब ये क्या पहले था 350, अब कितना बचा, वो 20% बढ़ाने के बाद 20% कम करने पर 336, तो कितना कम हो गया, 14 कम हो गया। तो हमें ये बताना है कि उसमें प्रतिशत में बताना है, तो कितना कम हुआ 14, किसके रेस्पेक्ट में हुआ, पहले कितना था 350, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 2 जा 7 5 जा 5 से 10 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4%, तो 4% की कमी हो गई उसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके में से तथा लय से क्रमशः 3 और 105 है, तो उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, अगर उनका HCF 3 है तो वो नंबर क्या हो जाएंगे 3x और 3y, और इनका योग मतलब सम दिया है 36, तो 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 36, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें। दूसरी, उनका जो LCM दिया हुआ कितना 105, तो इन दोनों का LCM क्या होना जाएगा 3x और 3y का, 3 इंटू एक्स वाई, क्योंकि 3 तो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार आएगा, और एक्स वाई अलग अलग नंबर है मतलब को प्राइम नंबर्स हैं, तो वो दोनों आ जाएंगे, इजिकल टू 105। तो 3 से कैंसिल करेंगे 21 नहीं, 3 3 से 9 और 3 5 से 15, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा 35। अब हमसे क्या पूछा, उनके व्युत्क्रमों, उन संख्या को व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, तो वो नंबर क्या माने थे 3x और 3y, तो उनके रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/3x प्लस 1/3y। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3xy, तो 3x से 3x कैंसिल, तो ऊपर बचेगा y, और 3y से 3y कैंसिल, तो ऊपर बचेगा x। तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 3xy। x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है यहाँ से 12, तो 12 और 3xy की हमें यहाँ से पता है कितनी है 105, तो ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 4 जा और 3 से 35 टाइम्स, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उनके व्युत्क्रमों के योग के 4/35, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, तो बाग की लंबाई वाली भुजा। ठीक है, तो बाग की लंबाई बतानी हमें कितनी होगी, तो मान लेते हैं लंबाई L है, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं x। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, और वो लंबाई कितनी है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 4। ठीक है, तो अब उसको दिया है कि अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर, परिमाप मतलब पेरीमीटर,
पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2L + B, ठीक है। अब उसने कहा है कि आधा अर्ध परिमाप, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए L + B, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 36, तो L की वैल्यू कितनी है x + 4 और B की x = 36, 4 इधर चला जाएगा तो 2x = 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x की वैल्यू 16, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 16 और लेंथ कितनी हो जाएगी 16 + 4 20 मीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM मतलब शाम को चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है, तो अगले गंतव्य पर पहुंचने का स्थान बताना। तो 7:29 PM मतलब शाम को वो चली थी और उसने कितना टाइम लिया 17 घंटे और 42 मिनट, तो हमें बताना है कि 17 घंटे 42 मिनट बाद जब वो पहुंची तो तब क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 17 घंटे को ऐसे लिख सकते हैं 12 घंटे और 5 घंटे और 42 मिनट, ठीक है। वो हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि अभी A1 अगर 12 बज रहे हैं तो अगले 12 घंटे बाद अगले 12 बजेंगे, मतलब वो AM से PM में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए शाम को 7 बज रहे हैं तो अगले सुबह के 7 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे 12 घंटे, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, इसलिए तो हम इसको बस टाइम चेंज नहीं करना, वो PM से AM में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो शाम के 7:29 हो रहे हैं, ठीक है। 12 घंटे बाद क्या होंगे सुबह के 7:29 हो जाएंगे, तो 12 घंटे तो हो गए। अब इसमें 5 घंटे 42 मिनट और जोड़ देना, तो 5 घंटे पहले 5 घंटे जोड़ दीजिए, कैलकुलेशन आसान है जिससे, तो 7 और 5 12 और 29 मिनट, ठीक है। तो अब 12 बजे के बाद तो फिर PM हो जाएगी सुबह के 12, अब ये सुबह के 7:29 थे, इसके 5 घंटे बाद दोपहर के 12 बज जाएंगे, तो दोपहर के 12 बजे के बाद हो जाती है PM, ठीक है। अभी हमारे पास इतना टाइम हो गया 12:29 दोपहर के हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम 12 घंटे भी ऐड कर दिए, 5 घंटे भी ऐड कर दिया, 42 मिनट और बचे हैं, तो इसमें 42 मिनट और ऐड कर दीजिए। तो मिनट है तो मिनट में मिनट ऐड करेंगे, तो 29 है और ये 41, तो 60 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसको पहले साइड में लिख लेते हैं। 29 42, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो 71 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 + 11, तो 60 कितना हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा और 11 मिनट ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये 20 मिनट तो हमने इधर ऐड कर लिया, तो इसको अभी दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है। और इसमें 1 आवर और 11 मिनट और ऐड करने हैं, तो 11 और 12 और 1 13 होगा, लेकिन 13 का मतलब है कि 1 बज जाएगा, ठीक है। और तो ये क्या हुआ PM का टाइम हो रहा है, PM मतलब दोपहर के 1:11। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया एक बार और देख लेते हैं। इसकी कोई ट्रेन थी वो 7:29 से चलना स्टार्ट हुई और उसने जो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी उसमें कितना जाने टाइम लगाया 17 घंटे 42 मिनट, तो जब वो पहुंची तो हमें उसका टाइम बताना था। तो 17 घंटे 42 मिनट को हमने ब्रेक कर लिया 12 घंटे 5 घंटे और 42 मिनट में, ठीक है। 12 घंटे इसलिए क्योंकि हमें बस AM का PM करना था, टाइम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमने तो कितना हो गया 7:29 और PM हो रहे थे, तो AM मतलब अगले दिन सुबह के बज जाएंगे, तो उसमें 5 घंटे और ऐड कर दिए, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। तो 12 7 और 5 12 और ये 12:29, तो AM के बाद फिर 12 बजे के बाद PM हो जाएगा दोपहर के 12 बजे के बाद, ठीक है। उसके बाद 5 घंटे वेट कर दिए और फिर हमें करनी थी 42 मिनट ऐड, तो पहले मिनट यहाँ 29 थी, यहाँ 42 थी, तो 60 से ज़्यादा हो जाती, तो उसको अलग हटा के हमने अलग ऐड कर लिया यहाँ पर, तो होगी 71। तो मिनट को हमने 60 से कम ही रखना होता है, ठीक है, क्योंकि वो 60 मिनट हो गए 1 आवर हो जाता है, तो 1 आवर फिर वो आवर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मिनट को अलग रखना है आवर को से अलग रखना है। तो इसको ऐड हमने ब्रेक कर लिया 60 + 11 में, तो 60 मिनट कितना हो गया 1 आवर के बराबर होता है, तो 1 आवर इधर शिफ्ट हो जाएगा 12 के साथ और सिर्फ 11 मिनट बचेंगे, तो 12 दोपहर के 12 बजे में हमने 1 घंटा 11 मिनट और ऐड कर दिया, तो 12 मिनट 13 होते हैं, लेकिन 13 का मतलब अगर हम AM PM की बात करें तो क्या करेंगे वो 1 बच जाएगा, उसमें से हम माइनस के 12 कर देंगे तो 1 बच जाएगा अगर AM PM की बात करें, मतलब AM PM मतलब 12 घंटे के अकॉर्डिंग, और नहीं अगर 24 घंटे के अकॉर्डिंग करेंगे तो 13 ही लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से कितना टाइम आएगा 1:11 दोपहर के PM, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है 31 41 28 54 34 27 23 33 35 42। तो आयु का परिसर मतलब रेंज मतलब जो मैक्सिमम एज है उसको माइनस कर देंगे मिनिमम एज से, तो उसकी वो रेंज हो जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक है। तो उसके लिए पहले से सबसे छोटा और सबसे बड़ा पता होना चाहिए, तो उसके लिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा है क्या 23, उससे बड़ा 27, 27 से बड़ा 28, 28 के बाद 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35,
35 के बाद 41, 41 के बाद 42 और 42 के बाद 54। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो इसमें मिनिमम कितना 23 और मैक्सिमम कितना 54। तो इनकी जो रेंज है 23 से 54 है। तो ये मैक्सिमम कितना हो गया 54 और मिनिमम कितना हो गया 23। तो माइनस कर दिए 4 - 3 1 5 - 2 3। तो रेंज कितनी होगी इनकी 31 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। और वो दो फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है, इटसेल्फ। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2। नेक्स्ट, पाई है विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। यदि 9 की पावर 2x - 1 = 2 की पावर 5 - 5 हो तो x का मान बताना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 9 की पावर 2x - 1 = 2 की पावर 5 - 5। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई मतलब 32 - 5। तो 32 में से 5 माइनस करेंगे 27 और 27 का फैक्टर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3। तो 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब इधर LHS में भी जो है हम 9 की पावर में दी हुई है तो इसको करेंगे 3 की पावर में, जिससे बेस सेम हो जाए तो हम पावर की कंपैरिजन कर पाएँ। तो 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इस पूरे की पावर 2x - 1 = 3 की पावर 3। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 × 2x - 1 = 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर को भी तो सेम होना पड़ेगा क्योंकि पूरे नंबर बराबर है एक दूसरे के। तो 2 × 2x - 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। तो 2 2 4 - 2 = 3। 4x = ये 2 इधर चला जाएगा तो 3 + 2 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये डिवाइड में आ जाएगा 4। तो 5/4, 5/4 का मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा की। तो पहले क्या बना लेते हैं, घनाभ दिया हुआ घनाभ बना लेते हैं, इसको लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, उनके 3 संलग्न फलकों के पार्श्व क्षेत्रफल। तो एक तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट। तीसरा क्या हो जाएगा, ये एल है तो ये भी होगी, तो हाइट इंटू ये भी हाइट हो गया, हाइट इंटू लेंथ। तो एल इंटू बी, रेशो बी इंटू एच और रेशो एल इंटू एच। इनका रेशो दिया हुआ 7:10:14। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, तो इनका रेशो दिया 7:10। तो इसको एल बी एच में रहने देते हैं। तो इनको रेशो मान लेते हैं, एल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x, बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x और एल एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14x। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 350। तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच = 350। तो 350 दिया हुआ है तो हम इन इधर तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच = 7x इंटू 10x इंटू 14x। ठीक है, तो L और L तो L स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, एच इंटू एच, एच स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एल बी एच और तीनों का एक साथ स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स, अभी एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और इसको 2 इंटू 7 लिख सकते हैं 14 को। और एल बी एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 350। तो 350 का स्क्वायर हो जाएगा = 7 एक्स क्यूब और 2 इंटू 5। अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 350 = 7x³ इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, एक 7 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स और एक 0। इस वाले 7 से एक 5 टाइम्स और एक 0।
5 2 से 10, 10 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, और क्या बचा, सिर्फ एक 2 बचा, 2 से 25 टाइम्स, तो कितना रहेगा 125 इजिकल टू एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ से एल इंटू बी कितना आ जाएगा 35, और बी इंटू एच 50, और एल इंटू एच 14 इंटू 5 70, ठीक है। तो इसको फैक्टर में अगर लिखना चाहें तो इसके 7 इंटू 5, अब एल या बी तो एक चीज़ 7 हो गई, एक चीज़ 5 हो गई, ठीक है। तो अगर एक चीज़ एल इसमें दोनों में बी है, जैसे बी को 5 मान लेते हैं, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा ये, और एल कितना हो गया 7, और बी कितना हो गया 5, तो एच कितना हो गया 10, तो 10 हो गया, तो इसे लिखेंगे 7 इंटू 10, ठीक है। उसने पूछा तो हमें 3 साइड मिल गई, 7, 5 एंड 10, ठीक है। ये हमने कैसे करा कि 35, अब 35 को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं 7 इंटू 5, ठीक है। तो या तो एल को 7 मान लीजिए या बी को, उसने हमसे सबसे बड़ी साइड पूछी है, ये नहीं पूछा कि लंबाई बड़ी होगी या चौड़ाई। तो अगर सपोज कीजिए हमने एल को मान लिया, एल इसको साइड में यहाँ लिख लेते हैं, एल इंटू बी की वैल्यू होगी, तो एल को मान लिया हमने 7 और बी को मान लिया 5। तो नेक्स्ट में बी एच है, तो बी एच, तो बी तो कितना था 5 हो गया, और एच कितना हो गया 10, तो 3 साइड मिल गया हमें 7, 5 और 10, सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 10, तो 10 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज होगा, ठीक है। गुणज मतलब नंबर क्या होंगे ये बताना। तो 3 की 3 क्रमागत, ठीक है, 3 की 3 क्रमागत अगर ऑप्शन से देखना चाहें तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 3 8 जा, और 8 के बाद 3 11 जा, और 11 के बाद 14 जा, तो ये तो क्रमागत नहीं है। क्रमागत मतलब जो ऑर्डर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 8 11 और 14 आ रहे हैं। 32 3 का ही गुणज नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 30 36 और 30 सॉरी 30 33 36, 3 10 जा, 3 11 जा, और 3 12 जा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें विद्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन इसको चेक कर लेंगे। चेक इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं कि अगर हम इनके उसके सम दिया हुआ सम कोई चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। 30 33 36 639 333 9, तो 99, ठीक है, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका सम 99 नहीं आता तो हमें फिर चेक करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब इसको करना ये तो ऑप्शन से चेक कर लिया, अब इसको करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 क्रमागत नंबर मान लेते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये 3 के गुणज हैं, तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में, और इनका जो सम है वो कितना है 99 क्वेश्चन में गिवन है। तो 3x प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6 इजिकल टू 99, तो कितना हो जाए 3 और 3x 6 और 3 9x, और 6 और 3 9, तो 9 उधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये बचेगा 90। तो 9x की वैल्यू 90, तो 9 से कैंसिल करेंगे इसे 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो हमने पहला नंबर क्या माना था 3x, 3 तो x की वैल्यू 10 है, तो 3 इंटू 10 इजिकल टू 30। नेक्स्ट क्या माना था 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11, तो 3 इंटू 11 इजिकल टू 33। थर्ड क्या माना था 3x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, और 3 की मल्टीप्लाई, तो 12 3 या 36, तो कितने नंबर आ गए 30, 33 और 36, तो ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, 1/5 भाग मतलब 20% पढ़ती है। यदि वह किताब को 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, तो किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए शेष बचता है। तो 2 सहित 1/3, ये इतना घंटे आवर टाइम दिया हुआ है, सर इतने घंटे वो किताब पढ़ती है, तो कितनी किताब बचने के लिए पढ़ेगी, पढ़ने के लिए बचेगी वो बताना है हमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3, तो इसको लिखते हैं 1 + 1 + 1/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 घंटे में कितना पढ़ रही है 1/5 भाग, 1/5 भाग पढ़ रही है। दूसरे घंटे में 1/5 भाग पढ़ेगी। अब तीसरे घंटे में 1/3, तो वो पूरा घंटा नहीं पढ़ रही, 3 का मतलब 1 घंटे का 1/3 पार्ट पढ़ रही है, तो इसमें 1/5 में 1/3 की, ठीक है। तो वो बुक का भी तो 1/3 पार्ट ही पढ़ पाएगी, मतलब जितना 1 घंटे में पढ़ रही है उसका 1/3 पार्ट ही पढ़ पाएगी, क्योंकि टाइम भी उसने उतना ही लिया। तो इनको ऐड कर दीजिए, देखते हैं कि उसने टोटल कितनी किताब पढ़ ली। तो 1/5 1/5 2/5 प्लस 1/15, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 5 3 जा, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 + 1 इजिकल टू 7/15, ठीक है। इतना पार्ट उसने पढ़ लिया, मतलब कि इस 15 में से
7 पोर्शन उसने पढ़ लिया, 7 पार्ट पढ़ लिया, तो कितना पार्ट बचा होगा, 8th पार्ट और बचा होगा। तो कितना फ्रैक्शन मतलब कितना शेष भाग बचा होगा, 8/15, मतलब 15 में से 8 पार्ट ही बचा होगा और 7 उसने पढ़ लिया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो पूरा पार्ट कितना था 1, और 1 में से 7/15 माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस 7/15 इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो आप कैसे भी कर समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह क्या है। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि अगर इसका आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो भी उसमें कम पड़ेगा तो फिर उसको ऐड कर देना है। यह अगर आपको स्क्वायर पता है कम से कम 20 तक के, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 255, 16 का कितना होता है 256। ठीक है, अभी तो 269 नहीं आया, 17 का होता है 289। ठीक है, इसके बीच में आएगा 269। इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, पूर्ण वर्ग 289 का उसने पूछा छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी के लिए अगला ही नंबर को हम पूर्ण नंबर, परफेक्ट नंबर या पूर्ण वर्ग बना देंगे। तो 289 में से 269 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 20। अगर 269 में 20 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 289, और 289 किसका हो जाएगा 17 का। ठीक है, तो ये सबसे छोटी है। अगर बड़ा बनाना हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, 18 का ही बना सकते हैं, 19 का भी, 20 का भी, 30 का भी, किसी का भी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे समय कम लेती है, तो बस की सामान्य चाल बताने किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो तीन डिस्टेंस कितनी दी है उसने, 300 किलोमीटर। 2 घंटे सपोज कीजिए कि जो पहले टाइम ले रही थी और जो नॉर्मल चाल से चल रही है उसमें T1 टाइम ले रही है, और उसकी स्पीड बढ़ाने के बाद वो T2 टाइम ले रही है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के बाद ये तो थी नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो T2 टाइम ले रही है, T2 टाइम में कम टाइम ले रही है, और कितना कम ले रही है, 2 घंटे का टाइम कम ले रही है। तो T1 माइनस T2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आवर। ठीक है, अब टाइम T1 टाइम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो T1 की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर ही है, और स्पीड कितनी है, अभी तो नॉर्मल चाल से चल रहा था वो। ठीक है, नॉर्मल चाल कितनी थी उसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं स्पीड, नॉर्मल स्पीड को मान लेते हैं x। ठीक है, माइनस, फिर उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी, तो डिस्टेंस तो सेम ही रही, स्पीड बढ़ा दी, मतलब तो x+5 कर दी, तो इज इक्वल टू 2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, पहले इसको 300 कॉमन ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े। तो 1/x माइनस 1/x+1 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर सकते हैं, फिर 150 टाइम्स। ठीक है, 150, ये इनका एलसीएम आ जाएगा x+5। तो हमें बस की सामान्य चाल मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो x कैंसिल, x+5 माइनस x, तो x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसकी, तो ये चला जाएगा नहीं इधर राइट साइड में, तो x इंटू x+5, और ये 150 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो गया, तो 150 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 5x, इधर इसे इधर ले आएंगे माइनस में आएगा, 150 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ एक्स उसके साथ कुछ नहीं है, तो पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 है तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा 750। हमें मिडिल वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है, मिडिल वाली मतलब जो इसमें सिर्फ एक्स आ जाता है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 750 आए, और प्लस या माइनस करें तो 5x, वो भी प्लस के। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, तो इसको लिख सकते हैं 25/30, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 से 75 और 0। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7050, और उनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। हमें चाहिए प्लस का 5, तो प्लस का 5 चाहिए तो मतलब बड़ा नंबर प्लस का लेना पड़ेगा, मतलब 30 प्लस का लेना पड़ेगा और 25 माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन, x+30 माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x+30, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर प्लस बच जाएगा, तो x+30 और x माइनस 25 इजिकल टू 0। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, तो पहले इसको पुट करेंगे 0 को इक्वल,
एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30, ठीक है। दूसरा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। अब x की दो वैल्यू आई है, तो हमें कौन सा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सी सही है, तो यही x की वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है। तो नेगेटिव में स्पीड तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 25, तो उसकी जो नॉर्मल चाल होगी, सामान्य चाल कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है और ये था हमारे यूपीटेट दिसंबर 2016 का पेपर। और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे यूपीटेट फरवरी 2016 का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू।